हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर 2 का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के आगे के पॉइंट्स। ठीक है, जिसमें हमारा पहला जो पॉइंट्स है बच्चे वो है आपका ट्रेड रिसीवेबल। हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स होता क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स सिंपल वे में हम समझें तो टोटल डेटर्स और टोटल बिल्स रिसीवेबल्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये आपका ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाता है, राइट। और डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ, यानी अगर हमने गुड्स सेल किया है या फिर हमने सर्विसेज दी है या दोनों ही किया है, गुड्स भी सेल किया है और सर्विस भी प्रोवाइड किया है और उसके बदले हमें पेमेंट लेनी है, अभी हमने ली नहीं है। रिसीवेबल का मतलब होता है हमने लिया नहीं है, अभी ड्यू है, तो दिस इज कॉल्ड द ट्रेड रिसीवेबल, राइट। तो अब जैसे मैंने टर्म्स आपको बताया कि टोटल डेटर्स प्लस टोटल बीआर, तो ये डेटर क्या होता है और बीआर क्या होता है, यानी बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म बीआर होता है इसका। तो अब इसका किसको हम कहते हैं? तो डेटर्स मीन्स बच्चे होता है अ पर्सन और एंटिटी फ्रॉम whom the amount is receivable against sale of goods and or सर्विसेज और बोथ, यानी एक पर्सन या एंटिटी, एंटिटी मीन्स इंटरप्राइजेज यानी बिजनेस, ठीक है। तो एक पर्सन या कोई बिजनेस जिससे हमें अमाउंट रिसीव करना है क्योंकि हमने उसको क्या किया, गुड्स को हमने सेल किया है, ठीक है, या सर्विसेज प्रोवाइड किया है या दोनों ही किया है। तो ऐसे कंडीशंस में जिस पर्सन से या जिस एंटिटी से रिसीव करना है वो हमारा क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा बेटा, ठीक है। अब बिल्स रिसीवेबल किसे कहते हैं? एक्सेप्टेंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर। अगर यही डेटर से अगर हम एक्सेप्टेंस ले लेते हैं यानी कि बिल्स रिसीव्ड हम रिसीव कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में वह आपका बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। इसका मतलब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये डेटर है। अब डेटर था सपोज करो कि 50,000 का। हमने कहा अब डेटर को कि भाई ऐसा है, एक प्रूफ के लिए मुझे चाहिए कि मैंने आपको इतने अमाउंट्स का सेल किया और आप आने वाले 3 मंथ्स में आप उसको पे कर, आने वाले 3 मंथ्स में आप उसे पे कर दोगे। तो ऐसे कंडीशंस में वो एक तरह का एक प्रूफ हो जाता है। और ये जो बिल्स रिसीवेबल्स है इस पे आपका रेवेन्यू टिकट और ये सारी चीज़ें यानी गवर्नमेंट का प्रूफ होता है कि भाई आप दे दोगे। नहीं तो अगर आप 3 मंथ्स के बाद अगर डेटर उसको पे नहीं करता है बिल्स रिसीवेबल देने के बाद, तो जो सेलर है वो आपका कोर्ट में भी जा सकता है और उस पर लीगल कार्रवाई कर सकता है, ठीक है भैया। तो हमारा टोटल डेटर था 50 का, 10,000 का हमने बिल्स रिसीवेबल ले लिया, तो अब आपका डेटर कितना बच गया? 40,000। तो आप कहेंगे 10,000 आपका कन्वर्ट हो गया, यानी डेटर्स कन्वर्ट होकर बिल्स रिसीवेबल हो जाता है। तो इतने का कन्वर्ट हो गया तो ये बिल्स रिसीवेबल हो गया और जो बच गया वही आपका डेटर्स रह गया, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेटे, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स ठीक उसका रिवर्स वाला पार्ट है, समझो आप। ट्रेड पेबल्स इक्वल टू होता है टोटल क्रेडिटर्स प्लस टोटल बिल्स पेबल। अब इसका क्या मतलब है? अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ, यानी जो अमाउंट हमें पेमेंट करनी है, जो हमने परचेज किया, गुड्स हमने परचेज किया या हमने सर्विस अवेल किया या हमने दोनों ही लिया, परचेज भी गुड्स किया और सर्विस भी अवेल किया। तो ऐसे कंडीशंस में अगर हमें अमाउंट पे करना है, अभी किया नहीं हमने, तो वो आपका ट्रेड पेबल्स कहलाएगा बेटा। ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला हो जाता है टोटल क्रेडिटर्स प्लस टोटल बिल्स पेबल, राइट। अब इसमें जो टर्म आया कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये है क्या? क्रेडिटर्स अ पर्सन और एंटिटी, एंटिटी का मतलब मैंने बता ही दिया आपको क्या होता है, बिजनेस, यानी इंटरप्राइजेज कह दो, ऑर्गेनाइजेशन कह दो, बिजनेस कह लो, ठीक है, कंपनी कह लो, फॉर्म कह लो, दिस इज कॉल्ड द एंटिटी। तो अ पर्सन और एंटिटी टू हुम अमाउंट इज पेबल अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ। अगर हमने परचेज गुड्स किया है
या सर्विसेज अवेल किया, या दोनों ही किया, और उसके बदले, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक पर्सन या किसी एंटरप्राइजेज को यानी एंटिटी को अगर हमें अमाउंट पे करना है तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स। और ये बेटे आपका करंट लायबिलिटीज है। ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटीज। यह लायबिलिटीज साइड पे जाता है करंट लायबिलिटीज के रूप में, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें बिल्स पेबल की। बिल्स पेबल हमारा क्या है, एक्सेप्टेंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज गिवन टू अ क्रेडिटर। अब इसी तरह से जैसे इसमें डेटर्स का था, क्रेडिटर्स का है। अब सपोज करो कि जितना हमारा क्रेडिटर्स था, ठीक है, और ये हमारा है बिल्स पेबल, ठीक है भैया। अब ये क्रेडिटर्स कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, बिल्स पेबल। सपोज इसी वही सेम अमाउंट हम ले लेते हैं कि 50,000 का क्रेडिटर था और 10,000 हमने बिल्स पेबल में कन्वर्ट कर दिया, तो अब जो है बाकी जो बच गया वो आपका क्या हो गया, रिमेनिंग क्रेडिटर्स हो गया, और 10,000 का क्या हो गया, बिल्स पेबल हो गया। ये दोनों ही आपकी करंट लायबिलिटीज है, ये दोनों ही क्या है, करंट लायबिलिटीज। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटीज, राइट। और ये कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पे, राइट। अब इसी तरह से मैं आपको ऊपर की पार्ट में यानी ट्रेड रिसीवेबल्स में भी एक ये पार्ट बता दूँ। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमारा ये जो डेटर है ये हमारा क्या कहलाता है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पे शो किया जाता है। ये भी सेम है, इसको भी हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाया जाता है, राइट। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। ये एग्जांपल हमने अभी डिस्कस कर लिया कि ये क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरह से सेम अमाउंट हमने लिया, ये हम डिस्कस कर लिया हमने एग्जांपल्स में। तो ये मैं आपको दिखा दूं कि ये बिल्स पेबल जो क्रेडिटर्स है कैसे ये बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सपोज करो कि टोटल क्रेडिटर था आपका 50,000, बिल्स पेबल 10,000 का है, हाँ, कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, और बच गया हमारा जितना, उसको हम रिमेनिंग क्रेडिटर्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस शीट में शो किया जाता है दोनों ही चीज़ें, राइट। तो अगर आप बैलेंस शीट में शो करेंगे तो कितना होगा, क्रेडिटर्स को 40,000 लिखेंगे और बिल्स पेबल आप 10,000 लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट जनरली आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सेम यहाँ भी वही चीज़ें हैं, जितने में हम कोई परचेज करते हैं गुड्स, ठीक है, परचेजिंग करने में या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करते हैं। अब हमने क्या किया, रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, हाँ, उससे हमने क्या किया, गुड्स हमने मैन्युफैक्चरिंग किया यानी फिनिश गुड्स बनाया। तो उस पर जो भी खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंसेस होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट कहेंगे, राइट। अब इसके अंदर अगर आप बात करो तो समझ लो सिंपल कि हमने क्या किया, रॉ मटेरियल हमने परचेज किया। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद हमने मशीन के थ्रू गुड्स को फिनिश गुड्स में तैयार किया। तो सिर्फ मशीन ही नहीं चलती है, अब क्या है, मशीन की डेप्रिसिएशन होगी, यानी जैसे जैसे मशीन चलेगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो हम उसको भी एक्सपेंसेस में काउंट करेंगे बेटा, राइट। जो लेबर उस मशीन को ऑपरेट कर रहा होगा, राइट, उसका जो सैलरी होगा उसको भी हम काउंट करेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी उसको भी हम एज एन एक्सपेंस काउंट करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपका टेलीफोन का चार्ज हो गया, या और भी बंदे उसके लिए काम कर रहे होंगे, और भी पर्सन काम कर रहा होगा तो उसकी भी सैलरी होगी, उसका अगर मजदूर काम कर रहा होगा पर डे वेजेस पे हो तो वेजेज होगा। वो सब सारे एक्सपेंसेस को हम इंक्लूड करते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, कॉस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई बात। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो बार बार मैंने अपनी वीडियो में कहा है कि आपका जो मेन पॉइंट है वो होना चाहिए, ये चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन चीज़ें बिल्कुल सही आप करें। ऐसा ना हो कि आपके सेंटेंस को पढ़ने से क्लियर ही नहीं हो रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है वाउचर। वाउचर क्या होता है? एन एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन हैविंग द टेकन प्लेस। जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं और उस टाइम जो एविडेंस के रूप में हमारे पास आता है, दिस इज कॉल्ड द वाउचर। वाउचर्स इज ऑफ टू टाइप्स। वाउचर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है सोर्स वाउचर। इट इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जो हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके लिए जो एक एविडेंस के रूप में हमारे पास आता है उसे हम सोर्स वाउचर करते हैं। जैसे आपने कैश में परचेज कुछ किया तो आपने देखा होगा कैश मेमो मिलता है हमें, तो ये हमारा क्या है? एक सोर्स वाउचर है, यानी एक एविडेंस के रूप में है। इनवॉइस या बिल, जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हो कि इतनी क्वांटिटी का लिया, ये लिया, टोटल डिटेल्स लिखा होता है तो उसे हम बिल या इनवॉइस कहते हैं। दिस इज ऑल्सो द सोर्स वाउचर। रिसिप्ट, आपने देखे होंगे कि स्कूल वगैरह में आप फीस जमा करते हो तो आपको क्या मिलता है? रिसिप्ट। तो ये क्या है? सोर्स वाउचर है, राइट। इसी तरह से डेबिट और क्रेडिट नोट होता है जो हम आगे डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी सेम टाइप का आपका एक सोर्स वाउचर है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके वाउचर्स हैं जिसको हम सोर्स वाउचर कहते हैं। दूसरा हमारा होता है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोर्स वाउचर शोइंग द अकाउंट हेड्स डेबिटेड और एंड क्रेडिटेड। अब देखिए, ये सोर्स वाउचर जो आया हमारे पास उसी से हम प्रिपेयर करते हैं, उसको हम अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। ठीक है, इसमें अकाउंट्स के हेड को दिखाया जाता है कि कौन सा हेड डेबिट में होगा, कौन सा हेड क्रेडिटेड में होगा। ये हम अभी डेबिट और क्रेडिट रूल्स में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, 6 चैप्टर में। ठीक है, तो अभी तो बस ये समझिए कि अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का तरीका है, ये मेथड है जिसको आगे आप सीखोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट से तो सभी लोग वाकिफ हैं। ठीक है, छूट, अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन अमाउंट। ठीक है, जब आप गुड्स बेचते हो या अमाउंट में, अगर आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो या अमाउंट आप पे कर रहे हो, तो उसमें जो रिडक्शन यानी कि जो छूट मिलती है, दिस इज कॉल्ड द डिस्काउंट, राइट। डिस्काउंट अलाउड मे बी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो 3 तरीके का आपका हो सकता है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट हो सकता है। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है? रिडक्शन अलाउड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना हम गुड्स को सेल करते हैं, बेचते हैं, उस पे जो हमें रिडक्शन अलाउड होता है, दिस इज कॉल्ड द ट्रेड डिस्काउंट। या वो परचेज पे भी होता है। अगर आप परचेज करते हो और उस पे आपको रिडक्शन मिलता है तो भी आपका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि हमेशा बल्क में जब आप कुछ भी गुड्स आप लेते हो तो आपको ट्रेड डिस्काउंट दी जाती है। ठीक है, होलसेलर के थ्रू। तो जब आप बल्क में कोई भी चीज़ लेते हो तो वहाँ से आपको मिलता है, तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। जैसे देखो, आप एक एग्जांपल हमने लिया कि सेल्स वैल्यू थी 50,000 सपोज करो, और ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो 50,000 का 20% निकालेंगे, हमारा कितना आएगा? 10,000। तो ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है। इसमें से इसे माइनस किया, ये नेट वैल्यू आ गई। अब आपको ध्यान रखना कि जो ये 10,000 वैल्यू आया बेटा, नॉट सो इन द बुक्स। बुक्स में हम इसको नहीं दिखाते हैं, हमेशा ध्यान रखें, इसको हम बुक्स में दिखाते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं दिखाते। हम किसको शो करेंगे? ये जो नेट वैल्यू आया है इसको हम बुक्स में दिखाएंगे। ये सिर्फ वर्किंग नोट्स में आप करके छोड़ दो, इसको आप दिखाओगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं? रिडक्शन इन द अमाउंट पेबल और रिसीवेबल ड्यू टू द टाइमली पेमेंट। अब यहां पे मैं थोड़ा सा एक आपको एक्सप्लेन कर दूं। सपोज करो ये आपका टाइमली पेमेंट करने पे, ठीक है, या रिसीव करने पे, आप जब टाइमली पेमेंट करते हो या आप टाइमली अमाउंट रिसीव करते हो तो उस टाइम आपको जो रिडक्शन यानी छूट मिलता है, दिस इज कॉल्ड द कैश डिस्काउंट। और ये परचेजर और सेलर दोनों के ही बुक्स में दिखाया जाता है। अब आपको बताता हूं,
बेटा एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूं ये कि कैश डिस्काउंट होता क्या है। सपोज करो कि आप परचेज कहीं से करने के लिए गए, राइट। तो जब आपने परचेज किया तो सेलर ने आपसे कहा कि अभी तो मैं आपको इमीडिएट 20% तो डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपने विद इन 15 डेज पूरी पेमेंट या जितनी भी पेमेंट आप करोगे उस पर मैं एक एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दूंगा। दिस इज कॉल्ड द कैश डिस्काउंट, राइट। तो ये 10% का एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट हो सकता है अगर आप विद इन 15 डेज पे कर दो। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अगर कैश आ जाता है हमारे पास, पेमेंट आ जाता है तो हम पेमेंट कर देते हैं। तो हमने एक 10% एक्स्ट्रा हमने डिस्काउंट रिसीव किया। अब देखो आपके पास कितना डिस्काउंट हो गया, 30% का। जब आप मार्केट में गुड्स सेल करोगे तो ये एक तरह का आपका है कि 30% आपके पास अब डिस्काउंट का प्राइस आ गया, यानी 100 रुपीज़ की चीज़ आपने 70 रुपीज़ में ही रिसीव कर ली। तो 30 रुपीज़ का मार्जिन है। तो या तो आप अगर MRP पे सेल करते हो तो 30 रुपीज़ आप रिसीव कर सकते हो प्रॉफिट। अगर आप 10% डिस्काउंट देकर कस्टमर्स को और चाहते हो कि कस्टमर्स आपके पास आए तो कुछ आपने उसको बेनिफिट दे दिया, तो आपने उस चीज़ को 90 में सेल कर दिया, 20% का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है बेटा। तो इसे आप क्या कहते हो, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में शो करते हैं बट ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते। अब कैसे निकालेंगे, सपोज करो कि सेल्स या परचेज वैल्यू आपकी 50,000 है, 20% हमने ट्रेड डिस्काउंट लिया, 10,000 था, इसे माइनस किया 40 आ गया। जितना नेट वैल्यू आया उस पर आपको 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 40 का 10% आपका 4,000 आया, यानी अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 36। तो सेल्स वैल्यू या परचेज वैल्यू जो भी कहेंगे वो 36 है। अब जो ये कैश डिस्काउंट है 4,000, इसको हम बुक्स में दिखाते हैं बेटा, शो इन द बुक्स में हम इसको दिखाते हैं, ये इसको हम नहीं दिखाते। क्लियर है। तो ये चीज़ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते, नहीं दिखाते हैं, बट कैश डिस्काउंट को हम दिखाते हैं और उसे निकालने का स्टेप बाय स्टेप ये मेथड है। ऐसा नहीं कि कैश डिस्काउंट आप पहले यूज करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट आप बाद में यूज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद ही कैश डिस्काउंट का हम यूज करेंगे। गॉट इट, समझ में आ गई बात, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा रिबेट। रिबेट का जैसे मैंने आपको बताया कि रिबेट का मतलब भी क्या होता है, एक तरह का डिस्काउंट है ये। तो डिडक्शन अलाउड इन द सेल वैल्यू ड्यू टू द पुअर क्वालिटी या एक्सेस सप्लाई एक्सेट्रा। अगर रिडक्शन सेल्स वैल्यू पे अलाउड हो, किसकी वजह से, क्योंकि पुअर क्वालिटी गुड्स का है या एक्सेस आपने सप्लाई कर दिया, ठीक है, उसको चाहिए नहीं थी उतनी क्वांटिटी और आप दे रहे हो, तो आप कहते हो चलो आपको मैं एक और भी आपको डिस्काउंट दे देता हूं, दिस इज कॉल्ड द रिबेट। या फिर पुअर क्वालिटी की गुड्स है उस पर भी आप जब उसको डिस्काउंट अलाउड करते हो, दिस इज कॉल्ड द रिबेट, राइट। तो एग्जांपल ले लेते हैं, रिडक्शन अलाउड फॉर द पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। ये किस लिए अलाउड किया जाता है, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स के लिए। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बोथ सेलर्स एंड परचेजर। परचेजर और सेलर दोनों के ही बुक्स में रिबेट को हम दिखाते हैं। वैसे तो क्लियरली अगर आप समझो तो टोटल डिस्काउंट की बात करें, ट्रेड डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट हो, रिबेट हो, तो कैश डिस्काउंट और रिबेट को हम सेलर और परचेजर दोनों के ही बुक में दिखाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में शो किया ही नहीं जाता, उसकी नेट वैल्यू को हम दिखाते हैं। तो ये है, राइट बेटा। तो अब डिस्काउंट समझ में आ गया होगा, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बच्चे, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट, डेप्ट नॉट रिसीवेबल, इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। डेप्ट हमारा अगर रिकवर नहीं हुआ, सपोज हमने लोन किसी को दिया, राइट, जो हमारा डेटर होता है, या हमने गुड्स उसको हमने क्रेडिट पे बेचा था, अब उससे हमें अमाउंट रिसीव करना था बट वो रिसीव नहीं कर पाया, वो डूब गया पैसा, तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या कहेंगे, उसको हम बैड डेप्ट कहेंगे, राइट।
इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, या बिजनेस का लॉस है, राइट। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपका कोई डेटर है, डेटर अभी आपको मैंने बताया जिसको हम गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पे, दैट पर्सन इज द डेटर। और डेटर से अगर हम अमाउंट रिसीव नहीं कर पाते, या तो उसको हमने लोन दिया होगा या उसको हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचा होगा, तो अगर उस पर्सन से हम रिसीव नहीं कर पाते हैं डेप्ट का अमाउंट, दिस इज कॉल्ड द बैड डेप्ट, राइट। और यह आपका बिग लॉस है, तो इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक आता है, उसके आप किस साइड दिखाते हो, उसे डेबिट साइड पे शो करते हो, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ये डेबिट साइड पे आता है, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है डीआर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो एसेट्स या लायबिलिटीज की बैलेंसेस का स्टेटमेंट होता है उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, ठीक है। कोई भी एसेट्स है या लायबिलिटीज है, एसेट्स मीन समझ में आ गया होगा, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में हम आगे लास्ट वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा जो आपका इसके बैलेंस बचेंगे उसका जो स्टेटमेंट होगा, दिस इज कॉल्ड द बैलेंस शीट। अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज एट गिवन डेट। किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी इंटरप्राइजेज का जो फाइनेंशियल हमारा पोजीशंस का स्टेटमेंट होता है एक गिवन डेट पे, जनरली ये जो गिवन डेट है वो ईयर का एंडिंग डेट होता है 31 मार्च, ठीक है। पर ईयर का 31 मार्च होता है, या वो 2020 हो या 2021 हो या 2022 आने वाले टाइम पे, राइट। तो उस डेट पे जो आपका प्रिपेयर होता है वो आपका बैलेंस शीट कहलाता है। अमाउंट शो एट द बुक वैल्यू, यह आपके बुक वैल्यू का अमाउंट ही इसमें हम दिखाते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट का एक इक्वेशन अगर हम बात करें तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, ये दोनों साइड क्या होगा? बैलेंस होगा, राइट। दोनों साइड क्या होगा? बैलेंस को दिखाएंगे हम। तो बैलेंसेस हमारा जो आता है वो आपका क्या कहलाएगा बेटा? बैलेंस शीट कहलाएगा। क्लियर है ये चीज़ें? तो आज के लिए बेटा हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो बच्चे, वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, ठीक। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करो ताकि मोटिवेशंस मिले। ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा।